डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी कोर के लिए 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके टर्म टू एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बादल राग कविता के कवि कौन है? तो उसके कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपके सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आपके कमेंट बहुत कम हैं, इसी वजह से आपके वीडियो भी बहुत कम आ रहे हैं। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा उतने ही ज़्यादा आपके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। क्योंकि दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द बनाए जा रहे हैं। आप भी कमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके कोई भी एग्जाम में त्रुटि ना हो पाए। दूसरा जो क्वेश्चन है, बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? तो ये अनामिका से उद्धृत है। किससे? अनामिका से। इसके बाद में बादल राग कविता में कवि बादल के भीतर क्या देखते हैं? तो कविता में जो है कवि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की शक्ति को एक साथ समाहित देखते हैं। उसके अलावा बादल राग में कवि ने बादल के माध्यम से किसके क्रियाकलापों को दर्शाया है? तो यहाँ पे सर्वहारा और पूंजीपतीय वर्ग के क्रियाकलापों को दर्शाया गया है, ठीक है, तथा उनकी मानसिकताओं को भी दर्शाया गया है। बादल राग निराला जी की किस प्रकार की रचना है? तो ये प्रगतिवादी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखना आपका क्वेश्चन जो है 6 नंबर, कवि ने बादल राग कविता में बादल को कहाँ तैरते हुए चित्रित किया है? तो हवा रूपी सागर में तैरते हुए चित्रित किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, बादलों की गर्जना का संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संसार भयभीत होकर के हृदय थाम लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है? तो बिजली रूपी तलवारों से आहत हो रहा है। इसके बाद में बादल राग कविता में बादल किस भूमिका में है? तो यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष करने वाले कांति दूत की भूमिका में है, यानी कि सिंपल वर्ड में बोलोगे क्रांति दूत की भूमिका में है। 10वां क्वेश्चन है, बादल राग कविता में कवि ने अट्लिका को क्या कहा है? तो यहाँ आतंक भवन कहा गया उसको। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, तुलसीकृत कवितावली में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें युगीन विसंगतियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में कवितावली पाठ में उद्दत छंद किस शीर्षक से लिए गए हैं? तो कल युग वर्णन से लिए गए हैं। तुलसी के अनुसार कौन लोग भूख शांत करने में लगे हैं? तो किसान, गरीब, भिखारी, आपका व्यापारी और कुशल अभिनेता आदि जो है भूख शांत करने में लगे हुए हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कैसे शांत किया जा सकता है? तो ईश्वर की कृपा से या राम नाम से। कवितावली में रावण की तुलना किससे की गई है? तो दरिद्रता से की गई है। तुलसीदास के अनुसार किस वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है? तो किसान, भिखारी और व्यापारी की। उसके अलावा तुलसीदास किसके गुलाम हैं? तो वो श्री राम के गुलाम हैं। तुलसीदास को परंपरावादी और रूढ़िवादी समाज में रहते हुए भी उसे मुक्त और बेफिक्र कौन बनाता है? तो भक्ति के बल से जो है उनकी दृढ़ता है वो उनको बेफिक्र बनाती है। तुलसीदास किस से संबंध रखकर क्या नहीं बिगाड़ना चाहते? तो दूसरे की जाति नहीं बिगाड़ना चाहते। किसी से संबंध रख करके दूसरे की जाति नहीं बिगाड़ना चाहते। कवितावली के छंद से तुलसीदास की किस विशेषता का पता चलता है? तो तुलसीदास को अपने युग की समस्याओं को अच्छी समझ थी, तो इस चीज़ की उनको विशेषता का पता चलता है। कवितावली के छंदों से हमें क्या तुलसीदास की किस विशेषता का पता चलता है? तो तुलसीदास को अपने युग की समस्याओं की अच्छी समझ थी, इस विशेषता का पता चलता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास के रामचरितमानस के किस कांड से उद्धत है? तो ये लंका कांड से उद्धत है। किसकी सलाह पर हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने गए? तो सुषेण वैद्य की सलाह पर वो लेने गए थे। उसके बाद में संजीवनी बूटी लेकर लौटते समय हनुमान जी की भेंट किससे हुई? तो भरत जी से हुई थी। राम विलाप क्यों कर रहे हैं? तो भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने के शोक में। राम दुख के में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? तो सामान्य पुरुषों के समान करुण वचन बोलकर। राम लक्ष्मण के किस गुण को याद करके विलाप कर रहे हैं? तो निस्वार्थ प्रेम, सेवा भाव और परिवार परिवार का त्याग आदि का जो है गुण देख याद करके जो है वो विलाप कर रहे हैं। राम द्वारा किसकी हानि सहन कर पाना कठिन हो रहा है? तो लक्ष्मण की जो है हानि होना कठिन, सहन कठिन हो पा रहा है। उसके बाद में आपका लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार पाकर कौन चिंता से व्याकुल होकर अपना सिर पीटने लगा? तो रावण। इसके बाद में लक्ष्मण के स्वस्थ होने से दुखी रावण आतुरता की स्थिति में किसके पास पहुंचा? तो वो कुंभकर्ण के पास पहुंचा।
रावण द्वारा सीता हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण की स्थिति क्या हुई? तो कुंभकर्ण बिलखने लगे। उसके अलावा रुबैया गजल पाठ के लेखक फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो उनका रघुपति सहाय फिराक है। और फिराक गोरखपुरी को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो साहित्य ज्ञान अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। कोई भी आपको नाम याद अच्छी तरह से रहना चाहिए। उसके बाद में रुबैया में चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये बच्चों के लिए किया गया है। शिशु के प्रति माँ का स्नेह स्नेह कैसा होता है? तो नैसर्गिक स्नेह होता है उसका। दिवाली के दिन माता बच्चों को क्या लाकर देती है? तो चीनी मिट्टी के खिलौने ला के देती है। माँ बच्चे के घरौंदे में दिए गए दिए किस लिए जलाती है? तो वो मनोरंजन के लिए जलाती है। कवि फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन की सुबह को कैसा बताया है? तो रस की पुतली बताया है। बहन द्वारा भाई की कलाई पर कैसी राखी बांधी जा रही है? तो बिजली की तरह चमकते तारों वाली राखी बांधी जा रही है। माँ बच्चे को दर्पण देते हुए क्या कहती है? तो माँ कहती है, बेटे चांद आईने में उतर आया है। और दिवाली की शाम को सभी घर कैसे दिखते हैं? तो सभी घर साफ चूने से पुते हुए सजे हुए दिखते हैं। गजल में कवि अपने पूरे होश में किसकी कीमत अदा करता है? तो कवि प्रेम की कीमत जो है अदा करता है। कवि के अनुसार बदनाम करने वाले क्या नहीं सोचते? तो स्वयं की बदनामी की बात वो नहीं सोचते। कवि ने स्वयं को पूर्णतः किस पर निछावर किया है? तो प्रेम पर निछावर कर दिया है। गजल के आधार पर पर्दा खोलने से क्या आशय है? तो पर्दा खोलने से आशय मन में छिपी छिपी कुटिल भावनाओं को उजागर करना है। दूसरी गजल में किस पर व्यंग किया गया है? तो निंदक पर व्यंग किया गया है। पहली गजल में कलियां किस प्रकार अपनी पंखुड़ियां खोल रही हैं? तो कलियां नवीन रसों से आवर्त होकर अपनी पंखुड़ियां खोल रही हैं। पहली गजल के अनुसार रात का नीरव सन्नाटा कैसा प्रतीत हो रहा है? तो रात का नीरव सन्नाटा बोलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। जर्रा जर्रा सोए हैं पंक्ति से क्या से? तो षष्ठी का कण कण सोया है, इसका ये आशय है। गजल के अनुसार कवि तथा उसकी किस्मत क्या काम कर रहे हैं? तो कवि तथा उसकी किस्मत दोनों रो रहे हैं। 50वां क्वेश्चन है, कलियों द्वारा पंखुड़ियां खोलने का क्या भाव पड़ा? तो चारों ओर सुगंध फैल गई। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक जो है धर्मवीर भारती हैं। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने किसके द्वंद्व को प्रस्तुत किया है? तो लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक और उसकी जीजी किसके प्रतीक है? तो लेखक विज्ञान के तथा उसकी जीजी लोक विश्वास के प्रतीक है। काले मेघा पानी दे हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? तो स्मरण विद्या है। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार किसकी दुमहले मकान के सामने कौन रुक जाता है? अनुसार किसी दुमहले मकान के सामने कौन रुक जाता है? तो इंद्रसेना के लोग रुक जाते हैं। इंद्रसेना किसकी जय बोलती है? तो गंगा मैया की जय बोलती है। इंद्रसेना पर कैसा पानी डाला जाता है था? तो घरों में संभाल कर रखा हुआ पानी डाला जाता था। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार कुमार सभा क्या थी? तो कुमार सभा समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सभा थी। काले मेघा पानी दे स्मरण की पात्र जीजी की क्या विशेषता थी? जीजी रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाली महिला थी। काले मेघा पानी दे पाठ में किस प्रकार के त्याग को उत्तम माना गया है? तो जिसका अभाव हो वह दान देना उत्तम माना गया है। जिसका अभाव यानी कि जो चीज कम है उसी का दान देना है उत्तम माना गया। काले मेघा पानी दे पाठ अनुसार आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? तो स्वार्थ सिद्ध करना लक्ष्य है। काले मेघा पानी दे पाठ अनुसार आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें करते हैं? तो लोग जो है भ्रष्टाचार की बातें चटखारे लेकर करते हैं। फल वल कुछ नहीं मिलता सब ढकोसला है, यह कथन काले मेघा पानी दे पाठ में किसने कहा है? तो यह कथन लेखक का है। तुर्कों का किला होने का क्या आशय है? तो तुर्क के स्तर पर हार जाना। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। लेखक को कुमार सभा में कौन सा पद मिला था? तो उप मंत्री का पद मिला था। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक जो है फंडीश्वर नाथ रेणु हैं। और पहलवान की ढोलक कहानी के नायक कौन है? तो पहलवान लुट्टन सिंह हैं। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? तो चांद सिंह है। और पहलवान चांद सिंह के गुरु का नाम जो है बादल सिंह है। राजा साहब ने लुट्टन सिंह की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दी थी। और
पर वाह रे बहादुर, पंक्ति में बहादुर शब्द किसके लिए है? तो लुट्टन सिंह पहलवान के लिए है। राज दरबार का भावी पहलवान किसे घोषित किया गया? लुट्टन पहलवान के दोनों लड़कों को किया गया था। और लुट्टन पहलवान अपने बेटों को क्या शिक्षा देता था? तो वो अपने बेटों को पहलवानी, स्वामी भक्ति और ढोलक का सम्मान करने की शिक्षा देता था। राजा साहब ने पहलवान को दरबार में किस कारण से रखा था? तो शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटाने के कारण रखा था। पहलवान लुट्टन सिंह के गांव में किसका भयंकर प्रकोप था? तो हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप था। पहलवान लुट्टन सिंह के माता पिता की मृत्यु के समय पहलवान की आयु 9 वर्ष थी। और गांव में रात्रि की विभीषिका का को कौन चुनौती दे रही थी? तो यहाँ पर है पहलवान की ढोलक जो है चुनौती दे रही थी। गांव के बच्चे बूढ़े जवानों को पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनते ही क्या याद आता था? तो दंगल का दृश्य याद आता था। पहलवान के गांव में हैजा मलेरिया का प्रकोप फैलने से गांव के लोग की स्थिति कैसी थी? तो अर्धमृत और औषधि उपचार पथ्य विहीन थी। पहलवान के ढोलक की आवाज़ सुनकर कौन बिना तकलीफ के अपने प्राण त्याग देता है? तो मरता हुआ व्यक्ति प्राण त्याग देता है। और इसके बाद में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण का रूपांतरण है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण कब दिया गया जाना था? तो यह भाषण जो है 1936 के जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था। सीधा सीधा लिख सकते हो कि 1936 में जो है इसको दिया जाना था, लाहौर में दिया जाना था। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार कौन सा समाज समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है इसको मानता है। और जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है? तो लेखक स्वेच्छा अनुसार काम न कर मिलने को सबसे बड़ी समस्या मानता है, यानी कि इच्छा के अनुसार काम ना मिले तो इसी को श्रम के क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मानता है। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना, कार्य कुशलता बढ़ता है इससे। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है? तो उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकों में निरंतर विकास के कारण। लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या उपेक्षित है? तो गतिशीलता उपेक्षित है। लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहा है? तो भेदभाव की समाप्ति को स्पष्ट करना चाहा है। अपनी मर्जी से व्यवसाय न चुन पाना एक प्रकार से क्या है? तो ये दासता है। जूझ कहानी के लेखक कौन है? तो जूझ कहानी के लेखक जो है आनंद यादव हैं। जूझ किसके जीवन संघर्षों की कहानी? तो जूझ आनंदा के जीवन संघर्षों की कहानी है। लेखक ने कहानी का शीर्षक जूझ किस कारण रखा है? तो नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण इसका नाम जूझ रखा है। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसे उसके पिता बहुत गुस्सा करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए नहीं कर पाता है। जूझ कहानी के अनुसार मन अ, आनंदा किसके कारण पढ़ाई में मन लगाने लगा? तो बसंत पाटिल के संपर्क में आने के कारण वो पढ़ाई में मन लगाने लगा। जूझ कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता है? तो आनंदा अपने पशुओं की पीठ पर लिख करके अभ्यास करता है। और आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की क्यों सोची? तो जिससे दत्ताजी राव जो है आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सके, इसलिए उन्होंने वहां जाने की सोची। आनंदा के पिता उसकी किस बात से नाराज होते थे? तो आनंदा के पढ़ाई करने की बात से वो नाराज होते थे। आनंदा को किसकी कविताएं बहुत अच्छी लगती थी? तो सौदलगेकर की जो कविताएं थी वो अच्छी लगती थी। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसने कैसा महसूस किया? उस दिन आनंदा की खुशी का ठिकाना ना रहा, ऐसा महसूस किया। जूझ कहानी में लेखक ने अपनी जन्मजात प्रतिभा का परिचय किस प्रकार दिया? तो लेखक ने नए नए विषयों पर कविता लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। डायरी के पन्ने पाठ की लेखिका कौन है? तो पाठ की लेखिका एन फ्रैंक है। और एन फ्रैंक की डायरी की मूल रूप से कब प्रकाशित की गई थी? तो इसको प्रकाशित किया गया था डच भाषा में सन 1947 में। तो ये भी याद रखना कि कौन से भाषा में थी, ये भी ध्यान रखना है आपको।
और डायरी के पन्ने पाठ में नायिका एन फ्रैंक का स्वभाव अंतर्मुखी किस कारण हो गया था? तो एन फ्रैंक की बातों को समझने वाला कोई ना होने के कारण उसका स्वभाव अंतर्मुखी हो गया था। एन फ्रैंक की डायरी का कौन सा अंश आज भी प्रासंगिक लगता है? स्त्रियों के अधिकारों की बातें करने का प्रसंग जो है वो आज भी प्रासंगिक लगता है। डायरी के पन्ने पाठ के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में डचों की भूमिका डचों की क्या भूमिका रही? तो डचों ने लोगों की व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ उठाया, ये उनकी भूमिका रही। एन फ्रैंक के अनुसार पुरुष नारी पर किस आधार पर शासन करते हैं? तो शारीरिक क्षमता के आधार पर शासन करते हैं। डायरी के पन्ने पाठ के अनुसार एन एन का एकाकीपन किस प्रकार दूर हो गया? डायरी लिखकर जो है उसका एकाकीपन यानी कि अकेलापन दूर हो गया। डायरी के पन्ने पाठ के अनुसार एन को पीटर की कौन सी बात बिल्कुल पसंद नहीं थी? तो पीटर का नास्तिक होना एन को बिल्कुल पसंद नहीं था। एन फ्रैंक को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उपदेश किस कारण दिया गया? तो पीटर से बात न करने के कारण जो है उसको उपदेश दिया गया। एन का परिवार अज्ञातवास में जाने को क्यों मजबूर हुआ? तो यहूदी परिवारों को हिटलर का क्रूर शासन झेलने के कारण उन्हें छुपना पड़ा। और समाचार लेखन में किस किसकी भूमिका मुख्य होती है? तो समाचार लेखन में समाचार इकट्ठा करने वाले संवाददाताओं तथा उन्हें छापने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल की मुख्य भूमिका होती है। संपादन से क्या आशय? तो संपादन से आशय किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाना है। और संपादन का कार्य कौन करता है? तो संपादन का कार्य संपादक, सहायक संपादक, और समाचार संपादक और मुख्य उप संपादक तथा उप संपादक करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न थे 2 नंबर के। अगली वीडियो में हम 3 नंबर के और उससे अगली वीडियो में 5 नंबर के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये आपका जो है एक बार आप इसको जरूर नज़र मारें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मैक्सिमम कमेंट करें ताकि आपके जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड किया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।